हेलो दोस्तों। पहले के 50 क्वेश्चन हम यूजीसी नेट जेआरएफ के दिसंबर 2019 के सॉल्व कर चुके हैं। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका 51 नंबर का क्वेश्चन। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? तो इसके 4 ऑप्शन नेमीचंद जैन, धर्मवीर भारती, भारतभूषण अग्रवाल, भागवत शरण उपाध्याय। तो इसका आंसर सही है भागवत शरण उपाध्याय। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर कृत उर्वशी पर भागवत शरण उपाध्याय ने एक समीक्षात्मक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने दिनकर जी पर अनेक आरोप लगाए थे, जैसे कथा सूत्र की चोरी का आरोप, भाषा संबंधी अज्ञानता का आरोप, असंगत बिंब विधान का आरोप इत्यादि। इन आरोपों के कारण ही उनकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था। क्वेश्चन नंबर 52। कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा है कि ऐसा ना कोई शब्द है, ना अर्थ, ना न्याय और ना कला जो काव्य का अंग बन सके? इसके ऑप्शन है। पहला है राजशेखर, दूसरा भामा, तीसरा दंडी और चौथा आनंदवर्धन। तो सही आंसर है भामा। इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कर्म को एक बहुत बड़ा दायित्व मानते हुए भामा काव्य अलंकार में लिखते हैं, ना सा शब्दों न तद्वाक्या न न्यायो न सा फल कला जायते यंत्र काव्यांग महो मांगे महान कवे। अर्थात वही शब्द नहीं, वह अर्थ नहीं, वह न्याय नहीं, वह कला नहीं जो काव्य का अंग ना बनती हो। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके संबंध लेखकों से सम्मिलित कीजिए। हाथ से, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, शिकंजे का दर्द और झूठन। तो इसको हम मिलान कर देते हैं। हाथ से किसकी रचना है? तो हाथ से रमणिका गुप्ता की रचना है। किसकी है? हाथ से रमणिका गुप्ता। दूसरी है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये राजेंद्र यादव की कृति है, राजेंद्र यादव। शिकंजे का दर्द सुशील टाकेभोर और झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की कृति है। ठीक है, इनका प्रकाशन वर्ष भी देख लो। हाथ से 2005 में रमणिका गुप्ता, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001 राजेंद्र यादव, शिकंजे का दर्द 2012 सुशीला टाकेभोर है और झूठन 1997 में ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 54। निश्चय का संबंध किस विचारधारा से है? इसका पहला ऑप्शन मनोविश्लेषण, दूसरा उत्तर आधुनिकतावाद, तीसरा मार्क्सवाद, चौथा अस्तित्ववाद। तो निश्चय अस्तित्ववादी विचारधारा का। तो अस्तित्ववाद में निश्चय है, किर्कगार्ड है, दास्त्रावास्की है। दूसरा मनोविश्लेषणवाद में फ्रायड है, जॉक है, लांग है, युंग है। उत्तराधुनिकवाद में फ्रांसुआ है, लियोतर है, जॉक देरिडा है और मार्क्सवाद में कार्ल मार्क्स है, फ्रेडरिक एंगेल्स है। क्वेश्चन नंबर 55। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? तो ये शरतचंद्र जी की जीवनी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा बांग्ला साहित्यकार शरतचंद्र की जीवनी पर आधारित है। उसका प्रकाशन 1974 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56। कॉलरिज के अनुसार इसमें सही विकल्प चुनना है हमें। कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है इसका, कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। तीसरा है कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है। चौथा है कल्पना में वैज्ञानिक स्वरूप श्रृंखलता नहीं होती। इसका आंसर सही है बी और डी, कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मक है। और डी है कल्पना में वैज्ञानिक सुश्रृंखलता नहीं होती। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कॉलरिज के अनुसार कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। सृजनात्मक शक्ति की सहायता से ही वह काव्य रचना को हृदयंगम बनाने में समर्थ होता है। कल्पना में वैज्ञानिक सुश्रृंखलता नहीं होती। इसलिए दोनों दो सही हैं, बी और डी। निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम है। सही कालक्रम इसका देखना है हमें। तो निम्नलिखित ग्रंथों सही कालक्रम में हो जाएगा। पहले हो जाएगा पोएटिक्स, किसकी? अरस्तु की रचना है। और उसके बाद है लिटरेरिया, बायोग्राफी लिटरेरिया कॉलरिज की। एस्थेटिक द सीक्रेट वुड, एस्थेटिक है हमारे क्रोचे की और द सीक्रेट वुड है एलियट की। तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है,
सेकंड ऑप्शन ठीक है। आगे का हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। बिंब के अनिवार्य तत्व क्या क्या हैं? बिंब के अनिवार्य तत्व देखते हैं हम। इसमें ऑप्शन है विवरणात्मक, कल्पना, सपाट बयानी, एकेंद्रीयता। इसका बी और डी सही है। इसमें बिंब के हैं कल्पना और है एकेंद्रीयता। काव्य में इसकी व्याख्या देखो। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा एक केंद्रीय अनुभव के आधार पर निर्मित होता है। बिंब के 3 अनिवार्य तत्व हैं, कल्पना, एकेंद्रीयता तथा भाव, अतः विकल्प बी डी सही है। क्वेश्चन नंबर 54। किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं? तो ये कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तुलसीदास के संबंध में कथनकार हैं, बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास है। जॉर्ज ग्रियर्सन। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा जारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस यात्रा वृत्तांत है? क्या कौन से ये हिंदी की यात्रा वृत्तांत हैं? तो इसका आंसर है बी और सी, यायावर रहेगा याद और आखिरी चट्टान तक। ठीक है, तो ये देख लेते हैं किस किस की रचनाएं हैं। अरे यायावर रहेगा यात्रा वृत्तांत है ये किसका? आज्ञा का है, 1953 में लिखा गया। आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत है ये 1953 में मोहन राकेश का है। याद हो कि ना याद हो संस्मरण है 1992 में काशीनाथ सिंह का। और जिनकी याद हमेशा रहेगी ये भी संस्मरण है अमृत राय का 1992 में। निम्नलिखित विचारधाराओं को उनके संबंध लेखकों से सम्मिलित कीजिए। मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषण, उत्तराधुनिकतावाद। ठीक है, इनको सेट कर देते हैं। ये देख लो, मार्क्सवाद में है एंगल्स और अस्तित्ववाद में कफ़ा, मनोविश्लेषण में युंग, उत्तराधुनिक में रोला बार्थ। इसके बाद अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता है, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा है? किसने किसके बारे में कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद के बारे में कहा है, जिन्होंने इसे समूह को चिट्ठी लिखा है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा था। बाल मुकुंद गुप्त की मुख्य कृतियाँ हैं शिव शंभू के चिट्ठे, उर्दू बीवी के नाम चिट्ठी, हरिदास खिलौने, खेल तमाशा, बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली आदि। उनके अखबारें चुनार, कोहिनूर दोनों उर्दू अखबार, भारत प्रताप उर्दू मासिक, भारत मित्र, बंगवासी आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। क्वेश्चन नंबर 63। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है। ये हमारा आपका बंटी उपन्यास। कौन सा है? आपका बंटी। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित है आपका बंटी, 1971 में लिखा गया। और ये किसका? मन्नू भंडारी का। राजनीति और उससे जुड़ी अपराधों का यथार्थ चित्रण किया गया है हमारा महाभोज में, मन्नू भंडारी का 79 में। दाम्पत्य जीवन और उसकी विसंगतियों का चित्रण अंधेरे बंद कमरे, मोहन राकेश का 1961 में। टूटती हुई नैतिक रूढ़ियों के बीच नीति के मूल स्रोत की खोज, शेखर एक जीवनी 1941 में अज्ञे के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ते हैं। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। तो उसने कहा था चंसम गुलेर की रचना है और ये कब लिखी गई थी? 1915 में लिखी गई थी। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की 1929 में, ईदगाह प्रेमचंद की 1933 में, परिंदे 1960 में, निर्मल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 65। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। यह किस प्रकार का वाक्य है? ये हमारा मिश्र वाक्य है कि इसे ये जोड़ा गया है ना, मिश्र वाक्य। इसकी व्याख्या है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए की, जो, क्योंकि, जैसे, वैसे, जब तक, जितना, उतना, यदि, तो आदि का प्रयोग किया जाता है। इस वाक्य में इस मेले में मुख्य उद्देश्य है प्रधान वाक्य जबकि व्यापार की वृद्धि हो, पर यह आश्रित उपवाक्य है तो यह वाक्य मिश्रित वाक्य में आएगा। क्वेश्चन नंबर
66 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन रामविलास शर्मा के हैं? तो साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन का यथार्थ की कसौटी पर हल किया जा सकता है। बी, वास्तविक जीवन तथ्यों को ओझल रखकर श्रेष्ठ साहित्य की रचना की जा सकती है। सी, पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। चौथा है, अतीत के बिना भी वर्तमान को समझा जा सकता है। उसका आंसर हो जाएगा हमारा ए और सी। मतलब साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थ की कसौटी पर हल किया जा सकता है। और सी हो जाएगा, पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। रामविलास शर्मा के कथन में साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थ की कसौटी पर हल किया जा सकता है। पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। रामविलास शर्मा की कृति प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद उनका युग 1952, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953, भाषा साहित्य और संस्कृति 1954, प्रगतिशील साहित्य की समस्या 1954 और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, लोक जीवन और साहित्य 1955, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 1956, मानव सभ्यता का विकास 1956। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित मिथकीय कविताओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इनकी कविताएं देखते हैं और उनके साथ में क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं इन्हें। प्रेमथ्यू गाथा, ये है हमारी धर्मवीर भारती की। जय भारत मैथिली शरण गुप्त की कविता है। और आत्मजय कुंवर नारायण की कविता है। संशय की एक रात नरेश मेहता की कविता है। ठीक है, तो ये देख लो, प्रेमथ्यू गाथा धर्मवीर भारती, जय भारत 1952, मैथिली शरण गुप्त, आत्मजय 1965, संशय की एक रात 1962। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है नॉवेल अर्थ का उपन्यास के रूप में अर्थ लिया था। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन, इसमें किया था, हरिश्चंद्र मैगजीन में किया था। उसके प्रथम अंक में अक्टूबर 1873 ईस्वी की आवरण पृष्ठ पर किया था। इसके बाद सन 1875 में मासिक पत्रिका हरिश्चंद्र चंद्रिका के फरवरी अंक में उपन्यास शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? तो इसमें थे गिलक्राइस्ट। व्याख्या देखते हैं। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के स्थापना हुई। जॉन गिलक्राइस्ट इस कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर थे। उन्होंने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी प्रेरणा से ही लल्लू लाल ने प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकी तोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। इसमें कालक्रम की दृष्टि से भीष्म सानी के नाटकों का सही अनुक्रम लिखने हैं। तो इसका पहला ही सही है, हनुस, माधवी, रंगदे बसंती चोला, आलमगीर। तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हनुस 1977, माधवी 1985, रंगदे बसंती चोला 1998 और आलमगीर 1999। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है। तो इनके काव्य बताने हैं। तितली इरावती तो इनका उपन्यास है। 2 बी, उर्वशी चंपू काव्य है और झरना इनका काव्य है। बाकी तितली इरावती इनके उपन्यास हैं। आगे बढ़ते हैं, ये देख लो इनकी रचनाएं। और उर्वशी चंपू काव्य, ये काव्य 1909 में, झरना काव्य है 1918 में जयशंकर का, तितली उपन्यास है जयशंकर के 1934 में जयशंकर प्रसाद जी की, इरावती अपूर्ण उपन्यास है किसका, जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक संस्कृति का उपन्यास नहीं है? तो इसमें टेढ़े मेढ़े रास्ते ऐतिहासिक नहीं है, जबकि बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा और वैशाली की नगरबदी ऐतिहासिक संस्कृति के नाटक हैं।
टेढ़मेढ़ रास्ते किस पर आधारित है? राजनीति पर। 1946 में भगवती शरण चरण वर्मा का। बाणभट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक है। 1946 में हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुनर्वाह ऐतिहासिक है। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी। वैशाली की नगरवधु ऐतिहासिक है। सांस्कृतिक है। 1948 में चतुरसेन शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 73, रचनाकाल की दृष्टि निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो हम इसको देख लेते हैं। इसके उत्तर ये गलत दिया था। केशवदास सबसे पहले आएंगे 1555 में, फिर सेनापति आएंगे 1589 में, बिहारी 1595 में, भूषण 1613 में। इनकी रचनाएं देख लो। कवि प्रिया, केशवदास कवि प्रिया 1601, रसिक प्रिया, फिर वीर सिंह चरित, रतन वावनी विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, सेनापति की कवित्र रत्नाकर काव्य कल्पद्रुम, बिहारी की बिहारी सत्सई, भूषण की शिवराज भूषण, शिवा वावनी और छत्रसाल दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 74वां। इसमें जो पंक्तियां हैं उनको उनके रचनाकार के साथ मिलाना है। तो पंडित सैल सत्य बखाणी, देहि बुद्ध बसंत न जानी, इसके हैं हमारे सरप्पा की पंक्ति है। ये सरप्पा की पंक्ति है। 12 बरस लोग कर जिए और 13 ल जिए सियार, ये है हमारे किसी जगनिक की पंक्ति है। और बड़ कौशल तुआ राधे, किनाला कान्हई लोचन आधे, ये विद्यापति की हैं। जाति ओछी पाती ओछी ओछा जन्म हमारा, ये रहदास की पंक्तियां हैं। तो ये देख लेना ये कौन सी सदी में, 8वीं 13वीं 1387 टाइम से। क्वेश्चन नंबर 75, प्रेमचंद की किन कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चित्रण और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? तो ये देख लेते हैं हम। आंसर है ए और सी, थर्ड वाला ए और सी इसमें है। प्रेमचंद हमारे रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी में क्या राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है हमें। प्रेमचंद की कहानी रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी देसी रियासतों के राजाओं के चरित्र और वहाँ चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है। पंच परमेश्वर कहानी ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है, जबकि बड़े भाई साहब कहानी में दो भाइयों के परस्पर संबंध अधिक और तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में व्यंग्य रचनाएं कौन सी हैं? ये पढ़नी है। ए भूलने के विरुद्ध, दूसरी जीप पर सवारी लिया, अपनी अपनी बीमारी, निषाद बांसुरी, ये हमें देखनी है। इसमें देख लेते हैं सॉल्यूशन में। जीप पर सवारी लिया ये व्यंग्य है शरद जोशी की, और अपनी अपनी बीमारी व्यंग्य है हरिशंकर परसाई की 1972 में। भूलने के विरुद्ध निबंध है 1990 में रमेश चंद्र शाह का। निषाद बांसुरी निबंध है कुबेरनाथ राय का 1973 में। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वान ने किस अर्थों में की है? तो ये देख लेते हैं हम। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या की है धर्मपरक और कलापरक रूप में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विरेचन के लिए अरस्तु ने कथारसेस शब्द का प्रयोग किया। इसका शाब्दिक अर्थ है शुद्ध करना, परिष्कृत करना आदि। काव्य शास्त्र के संदर्भ में विरेचन का अर्थ है भावों अथवा विचारों को शुद्ध करना। अरस्तु का मत था कि जिस प्रकार औषधि से शारीरिक विकार शुद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार काव्य से मनुष्य के विचार शुद्ध परिष्कृत हो जाते हैं। उन्होंने लिखा है कि त्रासदी करुणा तथा त्रास के कृत्रिम उद्रेक द्वारा मानव वास्तविक जीवन की करुणा और त्रास भावनाओं का निष्कासन करती है। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने 3 अर्थों में की है, धर्मपरक, कलापरक और नीतिपरक। क्वेश्चन नंबर 78 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गदाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति ने परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? तो ये है उनकी वापसी कहानी। इसमें उषा प्रेमप्रदा की कहानी है वापसी। इसमें नौकरी के सिलसिले में
बाहर रहने के कारण गदाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। अवकाश ग्रहण करने के बाद गदाधर बाबू का अपना ही घर में फालतू या पराया हो जाने का बोध और उससे उत्पन्न पीड़ा का मार्मिक अभिव्यक्ति इस कहानी में की गई है। क्वेश्चन नंबर 79, इसमें स्थापना और तर्क दिया गया है। तो पहला स्थापना है, दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है। तर्क है इसका, क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहेब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया था। इनका सही गलत देख लेते हैं कहाँ है। इसका फर्स्ट आंसर है, मतलब पहला गलत है, दूसरा हमारा सही है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग हिंदू समाज के उन समुदायों के लिए किया था जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत माने जाते थे, जबकि दलित उन्हें माना जाता था जो जन्म से आवर्ण हैं। हिंदू समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र माना जाता है। यहाँ उन्हें जो अछूत समझे जाते हैं, अछूत समझे जाते हैं। स्पष्ट है कि दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन नहीं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर दलित साहित्य के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहेब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया। तो दोनों विकल्प ए तथा आर सही, ए गलत और आर सही है। अंधा युग, क्वेश्चन नंबर 80, अंधा युग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। इन्हें सम्मिलित करते हम। पहला है, वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। ये हमारा है किसका, अश्वत्थामा का कथन है। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। यह है वृद्ध याचक की, इसका है ये वृद्ध याचक का कथन है। ये थी हमारी अश्वत्थामा की पहली वाली अश्वत्थामा। और ये वृद्ध याचक की, अंतःपरिणति में कौन जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। ये युत्सु कहता है सत्य की बात। गुंगू की आवाज कौन बोलेगा, मेरी जय, धृतराष्ट्र का कथन है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में किस दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। दलित जीवन पर आधारित उपन्यास में बताना है हमें। धरती धरना अपना, ठिगरे की मंगनी, कठगुलाब, यथा प्रस्थित। एक तो धरती धरना अपना है और फिर यथा प्रस्तावित सेकंड आंसर ठीक है इसका, ए और डी। सर देख लो, इसको टिक कर लेते हैं। धरती धरना अपना 1992, धरती धरना अपना 1972 का, ये 92 का नहीं है, 72 में है। 72 में लिखा गया था धरती धरना अपना। दलित जीवन जगदीश चंद्र का है। यथा प्रस्तावित 1982 में। दलित जीवन गिरिराज किशोर। ठिकरे की मंगनी 1989 में। नारी जीवन पर नासिरा शर्मा का। कठगुलाब 1996 में। नारी जीवन पर मृदुला गर्ग का है। क्वेश्चन नंबर 82, कीनू हूँ कोरिन जतन अब, काही कड़े कोनू, भो मन मोहन रूपी मिली, पानी में को लोनू। इस देह के संबंध में क्या सही है। इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। कृष्ण की रूपा शक्ति ने नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है। कोरिक का अर्थ है कचोटना। इसका आंसर ए और बी सही है, ए और बी सही है इसका। तो इसमें नायिका कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित करती है। नायिका के मन में रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। ठीक है, इसकी व्याख्या पढ़नी है तो पढ़ लो। बिहारी लाल द्वारा रचित इस दोहे में नायिका कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम को व्यक्त करते हुए कहती हैं,
जिस प्रकार पानी में नमक घुल जाता है, उसी प्रकार मेरे हृदय रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य घुल गया है। अब कोई कितना भी यत्न या प्रयत्न कर ले, जैसे पानी से नमक को अलग करना असंभव है, वैसे ही मेरे हृदय से कृष्ण का प्रेम मिटाना असंभव है। इस दोहे के विकल्प में ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 83। अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? पहला गिरमिटिया, जो गांधी जी के जीवन पर आधारित है। ये देख लेते हैं हम। पहला गिरमिटिया 1999 में है। यह गांधी जी के जीवन पर संघर्ष पर आधारित है। अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किया गया है। जुगलबंदी 1973 में। इसमें अंग्रेजी समाज के साथ ढहती हुई सामंतशाही नए सत्ताधीशों के रूप में कांग्रेस के उदय का चित्रण किया गया है। परिशिष्ट 1984 में IIT जैसे तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तीसरी सत्ता 1982 में पति पत्नी के बीच आने वाले तीसरे व्यक्ति के कारण दोनों के बीच उत्पन्न हुआ तनाव को कथा का आधार बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 84। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल कौन से कथन सही हैं? पहला, वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। दूसरा, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला। तीसरा, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। चौथा, सिद्धों की वाणियाँ सांकेतिक नहीं हैं। तो इसका पहला आंसर सही है, ए और सी। ये है, वज्रयानों में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ और सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य में नहीं आता। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी ने सिद्धों के संबंध में लिखते हैं कि वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इस आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व ही समझिए निवारण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। सिद्धों के साहित्य के संबंध में शुक्ल जी लिखते हैं कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य कोटि में नहीं आ सकती। शुक्ल जी के इन कथनों के आधार पर ऐसी सही है। सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में है? तो ये हमारा हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी। पहला, इसकी व्याख्या देखिए। देवरानी जेठानी की कहानी के लेखक पंडित गौरी दत्त हैं। इसका प्रकाशन 1870 ईस्वी में हुआ। इस उपन्यास में सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया मुंशी टिकट नारायण तथा हर सहाय का बाली नामक शहर की अमीर सर्वसुख की बड़ी बेटी पार्वती और छोटी बेटी सुखदेई, बड़े बेटे दौलत राम और छोटे बेटे का नाम छोटे छोटे पुकारने के कारण छोटे पड़ गया था, इन सब की कथा वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 86। भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें कौन सा समूह सही है? तो इसका हो जाएगा तीसरा समूह, वैपथु, वैवर्ण्य, अश्रु, रोमांच और स्तंभ। ठीक है, वैपथु, वैवर्ण्य, अश्रु, रोमांच, स्तंभ। बिना किसी बाहरी प्रयत्न के स्वतः उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं सात्विक अनुभाव कहलाती हैं, जिसे अयत्नज भाव भी कहते हैं। अयत्नज भाव कहते हैं। सात्विक भावों की संख्या कितनी है? 8 मानी गई है। याद रखना कि सात्विक भावों की संख्या 8 मानी जाती है। पहली है वैपथु, दूसरा वैवर्ण्य, अश्रु, रोमांच, स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग और प्रलय। इसका विकल्प 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 87 पढ़ते हैं। साधारणीकरण की निम्नलिखित स्थापना को उनके प्रतिपादक से सुमेलित कीजिए। पहला है, रसास्वादन में वासनात्मक तथा स्थिर मनोवृत्तियाँ जिनके द्वारा चरित्र की दृष्टि होती है, साधारणीकरण के द्वारा आनंदमय बना दी जाती हैं, इसलिए यह वासना का संशोधन करके उनका साधारणीकरण करता है। ये हमारा पहला है जयशंकर प्रसाद की। इसकी है एक कृति, जयशंकर प्रसाद के साथ मिला दो इसे। उसके बाद है, काव्य प्रसंग था रस के समस्त अवयव
का साधारणीकरण मानने की अपेक्षा कवि भावना का साधारणीकरण मानना मनोवैज्ञानिक के अधिक अनुकूल है। दूसरी है नगेंद्र का कथन है, किसका, ये वाला हमारा नगेंद्र का कथन है, ये जयशंकर प्रसाद का है। लोक हृदय की यह सामान्य अंतर्भूमि परख कर हम साधारणीकरण सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। यह सामान्य अंतर्भूमि कालिम कृति की है, ये लोक हृदय रामचंद्र शुक्ल की है। और जब चमत्कारिक अर्थ मर जाता है तब शब्द की रगोत्तेजक शक्ति भी क्षीण हो जाती है उस अर्थ की प्रतिपादित करने में जिससे पूर्ण रागात्मक संबंध स्थापित हो। साधारणीकरण का अर्थ है, ये हो जाएगा आज्ञा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित क्रांतिकारी कविताओं को उनके रचनाकार के साथ सम्मिलित कीजिए। वीरों का कैसा हो वसंत, ये सुमित्रा कुमारी चौहान की रचना है। वीरों का कैसा हो वसंत। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। और जवानी बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। मद्री तुंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये हमारी जयशंकर प्रसाद की रचना से लिया गया है। बाकी ये देख लेना। 89 क्वेश्चन नंबर। अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया था? तो सहानुभूति की अवधारणा क्रोचे की अवधारणा है, अभिव्यंजनावाद जिसे कहते हैं, क्रोचे। और उदात्तवाद लोनजाइनस का है। वस्तुनिष्ठ समीकरण और निर्वैयक्तिकवाद एलियट का है। प्रश्न नंबर 90। धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? वे व्यक्ति स्वतंत्रता के विरोधी कवि हैं, ये गलत होना चाहिए। व्यक्ति स्वतंत्रता के पक्षधर कवि है, वे कैशोर भावुकता के लेखक हैं, वे मिथ्या के संदर्भ पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। इसका पहला गलत है वैसे, और देख लेते हैं। हाँ, धर्मवीर भारती स्वतंत्रता के विरोधी नहीं बल्कि पक्षधर कवि हैं, वे किशोर भावुकता के लेखक हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास भावुकता पूर्ण प्रेम की करुण कहानी है। इसमें चंदर और सुधा का प्रेम काल्पनिक किशोर भावुकता की उपज है। धर्मवीर भारती के प्राय सभी चर्चित काव्य मिथकों पर आधारित हैं। अंधायुग, कनुप्रिया, टूटा पहिया, बृहन्नला आदि काव्य महाभारत और भागवत कथा पर आधारित हैं। अतः धर्मवीर भारती के संदर्भ में 2, 3, 4 सही है जबकि 1 गलत है। अब आगे ये क्वेश्चन है, इसमें से 10 क्वेश्चन जो हैं हमारे पैसेज पर आधारित हैं, इन्हें आप देख लो। अगर कमेंट में बताओगे तो मैं फिर ये पैसेज वाले क्वेश्चन भी करा दिया करूँगी, और नहीं तो फिर आप देख लो, एक बार इन्हें पढ़ लो और सॉल्व कर लो। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।